नमस्कार दोस्तों। कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन है। और आज मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स यूपी बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आप लोग निश्चित रूप से इस जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से मेहनत करके आप लगा के जाएंगे। बेटा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें हैं। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और भी क्वेश्चन इस तरीके के हैं, व्यवस्थित किए गए हैं, जिनको आप पढ़कर आप आसानी से परीक्षा को अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास को। क्लास ये है फिजिक्स का पार्ट वन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको दिया जा रहा है। लगभग ये 2.5 घंटे का वीडियो होगा, लेक्चर होगा, जिसको आप पढ़कर 2.5 घंटे सिर्फ पढ़कर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। ये पहले क्वेश्चन की बारी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, निर्वात की वैद्युतशीलता। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता बेटा होता है एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालना हो या मात्रक, बीमा निकालना हो या मात्रक, इसके लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम है। ठीक, यहाँ से एप्सिलॉन जीरो बेटा यहाँ करना है, इक्वल टू निकलेगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को मैंने हटा दिया है बेटा। यहाँ पे क्या रखना है, एफ रखना है। क्या रखना है यहाँ पे, 4 पाई एफ हो गया r²। सबका यहाँ पे वैल्यू रखना बेटा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका होल स्क्वायर 2 बार है बटे, ये कांस्टेंट है, इसका बीमा नहीं होगा, इसका मात्रक नहीं होगा। एफ का होता है न्यूटन इंटू आर क्या है, मीटर स्क्वायर। कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर बेटा हम बीमा की बात करें तो आवेश का बीमा होता है 80, तो 80 का होल स्क्वायर हो गया बटे न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक है, MLT-2 ये बल का बीमा हो गया। मीटर मतलब लंबाई L2 हो गया। इसी चीज को ऊपर ले चलो, M-1 हुआ। L देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 हुआ। L-3 हो गया। T देखो कितने हैं, -2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 2 4 हो जाएगा। और क्या बचेगा, ए का स्क्वायर मतलब A2। तो आप एप्सिलॉन जीरो का बीमा भी पता पा गए और इसका मात्रक भी पता पा गए। अब क्या करना है आपको, इसका मान बेटा निकालना है। एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान बहुत पूछा जाता है, 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चे समझ पाए? पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमा और उसका मान। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये है दूसरा सवाल। तो आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देना बेटा। विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। और एकांक परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे। एकांक परीक्षण आवेश अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखोगे, प्लस क्यू आवेश रखोगे। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला बल, वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या परिभाषा लिखोगे, विद्युत क्षेत्र के भीतर
एकांक परीक्षण आवेश पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका सूत्र बेटा क्या है? E बराबर F बाई क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बेटा इसका मात्रक क्या होगा? आसान है। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये मात्रक और क्या होगा इसका? एक वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है बेटा। वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। E बराबर V बाई डी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में एक संबंध होता है, वहां से इसका यूनिट ये हो जाता है। बेटा बीमा क्या होगा? इसकी बीमा क्या मिलेगा आपको? बीमा हो जाएगा न्यूटन का मतलब बल F बाई क्यू। F का मतलब हुआ MLT माइनस 2 और बटे क्या हो जाएगा? आवेश का 80। तो ऊपर ले जाओ इसे। M अकेले है, L अकेले है, T -3 होगा, A -1 होगा। का क्या निकल गया? बीमा। बेटा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कौन सी है? ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इसकी दिशा बेटा कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ। पॉजिटिव आवेश से बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर नेगेटिव आवेश है तो अंदर की तरफ होगा। अर्थात वैद्युत बल जैसा भी होगा वैसा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। बल का डायरेक्शन जैसा होगा, बल के ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा कार्य करता है। बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर? इसका मात्रक पूछा था, इसकी परिभाषा पूछा था। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? वेरी गुड। नो टेंशन, पढ़ के जाइए। निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा होगी, शिव जी का कृपा होगा तो आपके एग्जाम में यही आना है। हाँ समझ लो, आना जरूर है। पढ़ के जाओ, कंसंट्रेट होके जाओ। ठीक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बेटा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे? फ्लक्स को फाई ई से लिखा जाता है। ठीक। फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा ए का अदिश गुणन फाई ई कहलाता है। हमको बेटा क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की इसका बीमा निकालना है। तो फाई ई की मात्रक क्या निकलेगा? तो इसका मात्रक निकालने के लिए ई का मात्रक रखोगे और गुणे ए का मात्रक। ई का मतलब न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक हो गया, और इनटू ए का मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक। न्यूटन बटे कूलाम इनटू क्या? मीटर स्क्वायर। ये क्या इसका निकल गया। एक तो और मात्रक होता है वोल्ट
प्रति मीटर ये वाला मात्रक हो गया, इनटू ये मीटर स्क्वायर यहाँ विराजमान है, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो आया वोल्ट इनटू मीटर। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछेगा बेटा, अगर ये यूनिट दिया है तो समझ जाना इस मात्रक से आपको इसको बनाया गया है। बेटा इसका बीमा भी आता है, बीमा कैसे निकालोगे? बीमा निकालने के लिए बेटा यहीं से हम निकाल रहे हैं, ई को आप एफ बाई क्यू लिखोगे और ए का मतलब ए ही लिखा है, तो बल का बीमा MLT -2 हो गया और क्षेत्रफल का L2 हो गया, बटे आवेश का क्या होता है AT। ऊपर ले चलो बेटा, M L T होगा 2 1 3 और T -3 होगा, A ऊपर जाएगा -1 होगा। बेटा ये राशि कौन सी है? ये राशि कौन सी है? फाई। ये फाई जो होता है ये अदिश राशि है। क्या है बेटा? अदिश राशि। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है, ये कौन सी राशि है बेटा? ये अदिश राशि है। इसकी बीमा क्या है? ये चीजें निकाल लेंगे। बीमा बेटा आपको याद नहीं करना है, फार्मूले का उपयोग करना है, मात्रक याद नहीं करना है, फार्मूले का उपयोग करना है। उन दोनों से आप निकाल सकते हैं। फार्मूला यदि आपको याद है तो आप क्या करेंगे? परिभाषा बना सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल लगा सकते हैं और भी पूरे काम कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे फार्मूले को देखें और हमेशा तैयार करते रहें। ठीक, मेरा ये सजेशन है बेटा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, अच्छी चीज़ें। जो चीज़ें था मैंने आपको बता रहा हूँ, कोशिश करिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसी चीज को आप लिख सकते हो एक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये बेटा जूल होता है। तो ये इसका हमें मात्रक निकालना है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल आ गया, ये बात सही। अब मात्रक निकालना है। मात्रक क्या होगा बेटा? जूल आपको बता दिया। बीमा निकालना है, जो कार्य की बीमा है, कार्य की बीमा के बराबर। कार्य की बीमा क्या होगा? ML2T -2। क्या ये बातें आपको समझ में आया? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, बीमा, मात्रक, मान, हमने सब कुछ आपको बता दिया। समझ में आया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, आपको अच्छी तैयारी हो सके। इसलिए विद्युत विभव का मात्रक और बीमा बताना है। विद्युत विभव की मात्रक और बीमा, ये समझ लो, ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। एक विद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को कहां से ले आ रहे हो? बेटा अनंत से ले आ रहे हो। कहां से ले आओगे? अनंत से ले आओगे। किसी बिंदु तक लाओगे। किसी बिंदु तक जब लाओगे तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा बेटा क्या होगा?
अनंत से, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव बराबर V बराबर होता है W/Q0। अगर बेटा इसका हम मात्रक की बात करें तो W एक कार्य है। क्या है बेटा? कार्य। ये बेटा क्या है? आवेश है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। क्योंकि जून में गर्मी सबसे ज्यादा रहता है, पसीना ज्यादा गिरता है, इसलिए कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। अपान में आवेश का मतलब होता है कूलाम। इसी को बेटा हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और क्या होता है बेटा? जूल प्रति कूलाम होता है। बीमा की बात करें बेटा, बीमा क्या होता है? कार्य का बीमा बेटा। कार्य का मतलब हुआ W/Q। फार्मूला याद रखना बेटा। W का मतलब क्या हुआ? mL2T-2 अब बटे आवेश का AT। बस इसको ऊपर लेके चलो, बस कुछ करना नहीं है। mL2T-3 A-1। बेटा ये कौन सी राशि है? राशि की अगर बात करोगे बेटा तो ये राशि है अदिश। क्या है? अदिश। ठीक, तो विद्युत विभव की परिभाषा आप जाने, इसका मात्रक जाने और इसका बीमा जाने, तो ये अच्छे तरीके से आपको बेटा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरह से कोशिश करिए कि इसे तैयार कर लो। इसी तरीके से तैयार करना है बेटा। ठीक, संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ का नाम। बेटा संधारित्र में, संधारित्र होता क्या है? संधारित्र ये होता है, जैसे बैटरी काम करता है वैसे संधारित्र काम करता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, दो चालकों के बीच में अचालक पदार्थ को रखकर हम क्या बनाते हैं? संधारित्र। ये आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते। आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? संधारित्र। इसका बिना आकार आकृति बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या करता है? ये स्टोर करता है। ये स्टोर करने वाला हाउस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। संधारित्र बेटा पंखों में लगा होता है, कैपेसिटर नाम होता है, कैपेसिटर नाम इसका होता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो यही है कैपेसिटर, क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। संधारित्र क्या होता है? क्या है? ऊर्जा को स्टोर करता है। ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। किस रूप में? वैद्युत
क्षेत्र के रूप में स्टोर करता। किस रूप में स्टोर करता है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है। और इसमें दो चालकों के बीच में अचालक पदार्थ रखा जाता। अचालक जो पदार्थ बेटा रखा जाता है ये परावैद्युत पदार्थ होता है। क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ होता है। ये परावैद्युत पदार्थ क्या क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ का नाम कागज होगा, कागज हो गया, अभ्रक हो गया, मोम हो गया। ये सब क्या हैं? परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है। ये संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र। बेटा आपको केवल समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ने हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बेटा कितना होता है? धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/D होता है। ये संधारित्र की धारिता का ये सूत्र होता है। ठीक है। चलिए आगे अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल। तो विशिष्ट प्रतिरोध को बेटा हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रतिरोध होता है ये तार है, तार का ये वाला ए है इसका क्षेत्रफल, और इस तार की लंबाई क्या है बेटा? एल है। ये तार है। तो प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। आर पर निर्भरता। तो ये आर पर निर्भरता क्या होगा? आर जो होगा ये एल के समानुपाती हो। ये आर जो होगा इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। अगर बेटा तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला है प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है। तो प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक। तो मोटे तार में धारा बहुत दूर से फ्लो हो पाता है, और पतले तार में धारा बहुत स्लो फ्लो होता है, नहीं जा पाता है, ज्यादा दूर तक धारा नहीं जा पाता है। इन्हीं दोनों को बेटा मिला के लिखो। मिला कर लिखने पर, मिला के जब लिखोगे बेटा तो क्या चीजें आएगी यहाँ पे? आर समानुपाते L/A। इस चीज को हटाओ समानुपात का चिन्ह, रो आ जाएगा L/A। रो को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और बेटा इसको किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। ठीक। इसका आपको क्या निकालना है? बीमा। तो रो बराबर बेटा क्या आ जाएगा? RA/, क्या? L। आर का मतलब बेटा क्या होगा? ओम। इनटू मीटर इसका क्षेत्रफल है, बटे 1 मीटर। और ये मीटर मीटर कैंसिल होगा। ओम इंटू क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर, इसका क्या निकल गया? बीमा। हमने इसका सूत्र निकाल दिया। बीमा निकालना है बेटा। बीमा कैसे निकालो? रो की बीमा। रो की बीमा क्या होगा? RA/ क्या? L। तो R का मतलब V/I लिखना, इंटू A लिखना, बटे L। तो V क्या होगा? V क्या? विभवांतर है। अब भी आपको फार्मूला नहीं पता है, इसका बीमा नहीं पता है, तो यहाँ पे W/Q लिखोगे। तो I लिखा ही गया है तो Q लिख दो, गुणे A लिख दो, बटे क्या? L। जब तक आपको बीमा नहीं पता है तब तक फार्मूले को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ते जाओ। ठीक। W का मतलब हुआ mL/2T-2। अपान में क्या हो जाएगा? आवेश का AT, और धारा का बेटा क्या होगा? A, और A का मतलब L2। ठीक। और बटे क्या? L का मतलब L। बीमा क्या निकल जाएगा बेटा? एक L से L कैंसिल होगा, तो M L,
दो दो चार, एक कम हो गया 3, और t देखो ये -2, ये ऊपर जाएगा t -3 हो। ये देखो a2 -2 हो गया, ये इसका बीमा हो। क्लियर? आपसे क्या पूछा है? बीमा और मात्रक पूछा है। हमने डिफिनेशन भी बताया, किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी हमने बताया। तो प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का नहीं बदल सकता है, प्रतिरोध बदल सकता है, प्रतिरोध कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदल सकता है। ये पदार्थ पर डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होता। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया गया। क्या खींचा गया? तार की लंबाई। बेटा ये तार है, इसकी लंबाई क्या था? L1 बराबर L है और इसका क्षेत्रफल A1 है। इसका तार को हम खींचकर इसकी लंबाई बेटा कितना कर दिए? 2 गुना। L2 बराबर 2L। इसका क्षेत्रफल में कमी आ गया, A2 हो गया। बेटा इसको दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक दूसरा ये बेटा छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो बड़े क्वेश्चन में अगर आता है दोनों तार का क्या होगा? द्रव्यमान तो वही होगा, उसी तार को खींचा जा रहा है। अगर बेटा द्रव्यमान वही होगा तो आयतन भी क्या होगा? बराबर होगा। दोनों तारों का आयतन क्या होगा? दोनों तारों का आयतन बराबर होता है। दोनों तारों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। तो ये पहले तार का आयतन, बराबर दूसरे तार का आयतन। पहले तार का आयतन क्या होगा? A1 गुणे L1, A2 गुणे L2। तो यहां से बेटा A1 बाई A2 की जब वैल्यू निकालोगे तो L2 बाई L1 आएगा। यहीं पे आप रुक जाइए। अब आपको क्या करना है? विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला लगाना है। कैसे आप लगाओगे? बेटा फार्मूला यही था, R समानुपाते L बाई A, यही था। इसी चीज को R1 बटे R2 लिख लेना, बराबर कर लेना। L1 बटे A1 ये लिखा जाएगा। इसका उल्टा बेटा A2 बाई L2। तो इस चीज को यहां कर लो। R1 बटे R2 बराबर ये क्या मिलेगा? L1 बटे L2 हो गया। और ये क्या होगा बेटा? A2 बाई A1 होगा। आपको यहाँ पे A2 बाई A1 की वैल्यू यहां से बेटा रखो। A2 बाई A1 की वैल्यू उल्टा कर लो, L1 बाई L2 आएगा। यही मान यहाँ पे रखना है। R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 ऑलरेडी है, इसके स्थान पे L1 बटे L2 रख लो। ठीक, तो क्या चीजें निकल आएगा? R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2 बराबर क्या मिलेगा? आपको L1 बटे L2 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक, R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा L2 बटे L1 गुणे R1। तो L2 की वैल्यू बेटा कितना रखोगे? 2L बटे L का होल स्क्वायर गुणे R1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ गया। कहने का मतलब फार्मूला में क्या रखोगे? एक तो सीधा सीधा आपके पास फार्मूला क्या होगा? नया प्रतिरोध बराबर N स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। गुणा कर लोगे तो ये चीजें, N का मतलब कितना गुना आप उसको क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। 3 गुना खींच रहे हो, 3 त्रिका 9 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। 4 गुना खींच रहे हो तो 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। 8 गुना हो रहा है तो 8 का वर्ग कर लेना,
64 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्या ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी बेटा? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महामैराथन की क्लास है, इसमें आपको पूरे कंप्लीट देना है मुझे, और कम से कम समय में देना है, ताकि आप पढ़ के कम समय में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास वीडियो रहेगा, आप देखते रहिएगा। चलिए, 1 किलोवाट घंटा बेटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट, इसको लिखा जाता है 1 kWh। ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट की मशीन 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करती है, उसको 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोवाट की मशीन 1 किलोवाट की मशीन 1 घंटे में 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करती है, उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो दे रहे हैं बेटा, कंप्लीट बता रहे, आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। ठीक, कंप्लीट देखोगे। 1 किलोवाट घंटा ये होगा 1000, ये 36 हुआ, गुणे 10 की घात 3, ये 0 2 5 हो गया। इतना वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड जूल होता है। ये 36 गुणे 10 की घात 5 जूल। इसी चीज को बेटा लिख सकते हो 3.6 गुणे 10 की घात 6, 1 किलोवाट घंटा। बेटा अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? पावर का। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? पावर का मात्रक होता है। ठीक, हाँ चलिए, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में बराबर 746 वाट। एक अश्व शक्ति में कितना होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ठीक, ये पावर का मात्रक इसका है बेटा, पावर का। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करिए, समर्पण पढ़ने की जरूरत है। टैलेंट होइए, टैलेंट होना जरूरी है, नंबर पाना जरूरी नहीं है। टैलेंट आपको आ रहा है, इस बात को समझिए, आना चाहिए। कोई भी हो, कुछ भी हो, आना चाहिए। ठीक, आ रहा है, नंबर मिला या नहीं मिला ये मायने नहीं रखता है, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट नौकरी पाना ये जरूरी नहीं है, केवल आपको क्या करना है? टैलेंट को सही करना है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, नौकरी अपने आप मिलेगी, नौकरी के पीछे मत भागो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम का अनुपात दिया है बेटा, आयामों का अनुपात दिया है A1 बटे A2 बेटा बराबर 3/1। ठीक है, व्यतिकरण कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन पड़ गया तो बता रहे हैं। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का आयाम पूछ रहा है, तो आई मैक्सिमम आपको निकालना है। ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, और फिर बेटा आपको निकालना है आई मिनिमम निकालना, ये होता है A1 स्टाइलिस्ट A2 का होल स्क्वायर। इस चीज को आप क्या करिएगा? दोनों चीजों को निकालिएगा। यहां से बेटा क्या करोगे?
आप A1 की वैल्यू निकालोगे 3A2 आएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू इसमें रखकर आई मैक्सिमा और आई मिनिमा निकाल लो। आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगा? A1 की वैल्यू 3A2 प्लस A2 होल स्क्वायर। आई मैक्सिमा क्या आएगा बेटा? ये 4A2 का होल स्क्वायर, ठीक। कुल मिला के ये 16A2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? आई मिनिमम की वैल्यू निकाल लो। आई मिनिमम आ जाएगा बेटा, ये 3A2 लिख दिए माइनस A2 लिख दिए होल स्क्वायर। तो आई मिनिमम बेटा कितना आ जाएगा? 3 में से 1 घटा दोगे 2A2 का होल स्क्वायर। कितना आया आई मिनिमम बेटा? 2 का वर्ग 4A2 का होल। आपको अनुपात निकालना बेटा, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। आई मैक्सिमम की वैल्यू 16A2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा क्या है? 4A2 का स्क्वायर। A2 कैंसिल हो गया, आई मैक्सिमम बचा बटे आई मिनिमम बचा, बराबर 4 से काटेंगे 4 बटे कितना आ जाएगा बेटा? 16 को 4 से काट देंगे तो 4 बटे 1 आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आया? फार्मूला बेटा याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बेटा किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक का नाम होता है संधि का नियम। संधि का नियम को या हम केवीएल कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में बेटा बहुत पूछा जाता है। संधि का नियम क्या होता है? किसी संधि पर मिलने वाले, किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग शून्य होता। जैसे ये करंट बेटा आ रहा है, दो साइड से करंट जा रहा, I1 I2 I3, यहां से I4 जा रहा है, I5 जा रहा है। किसी भी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे किसी भी चौराहे पर मिलने वाले यात्रियों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जैसे सड़कें आके 4 मिलती हैं, वहां जंक्शन होता है, वैसे वैसे कहीं तार आके मिल रहे हैं, वो क्या है? जंक्शन है। 3 या 3 से अधिक जहां पे तार मिल जाएं उसको जंक्शन कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रोड जहां पे मिल जाए, तिराहा चौराहा और रिंग रोड, आगे भी चाहे जितने रोड आके मिल जाएं, चौराहे पर आदमियों की संख्या बेटा कांस्टेंट रहता है। जितनी दुकानें हैं, कुछ आदमी आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, रोड को बदल रहे हैं, इसीलिए बेटा चौराहा बनाया जाता है। तो समझ जाओ, ये वहां पे यात्री दौड़ रहे होते हैं, यहाँ पे आवेश दौड़ रहे होते हैं, इसलिए आवेश क्या होता है बेटा? संरक्षित रहते हैं। इसको कहते हैं बेटा सिग्मा आई इक्वल टू 0। सिग्मा को आने वाले धाराओं का योग के साथ पॉजिटिव, जो बेटा आ रहे हैं उसके साथ पॉजिटिव का साइन, जो जा रहे हैं उनके साथ नेगेटिव का साइन इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा I1 I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। तो यहां बेटा क्या होगा? ये चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आने वाले धाराओं का योग, आने वाले धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाले
धाराओं के योग। संधि से संधि की ओर आने वाले धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले संधि की ओर आने वाले धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले धाराओं की योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संधि पर आवेश क्या रहते हैं बेटा? संरक्षित रहते। संधि पर आवेश संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहता है। इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण पर क्या है? आधारित है। क्या है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। बेटा द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? केवीएल जो होता है, केवीएल के ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। शेल या प्रतिरोधों से युक्त बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शेल तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद परिपथ में शेल तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। वहां पे सिग्मा वी इक्वल टू 0। जितना बैटरी से वोल्टेज होगा वही डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यह ऊर्जा संरक्षण पर क्या करता है? कार्य करता है। इतनी बात समझ पाए? नेक्स्ट चलते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे भी और पूरी तरह से आप मेहनत करके ये सब जाएंगे। आप आगे बढ़े। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। बेटा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक, में क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवेश करता है। v वेग से जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है अभिलंबवत, तो उस पर बेटा एक लॉरेंज बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? लॉरेंज बल कार्य करता है। उस पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा ई बी बी साइन। ये लॉरेंज बल कार्य करेगा। ओके, अब आपको करना क्या है? उसका पथ कैसा होगा बेटा? पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा बेटा? परवलयाकार। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा बेटा? परवलयाकार होगा। ओके, जो प्रश्न पूछा उसका आंसर हमने दिया। नेक्स्ट चले। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या निकालना है बेटा? मात्रक। फ्लक्स घनत्व का क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी होता है, फाई बी होता है। यहाँ पर बी डॉट ए होता है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का गुणनफल, ये चुंबकीय वेबर इसका मात्रक होता है। बेटा क्या होता है मात्रक? वेबर
इसका मात्रक क्या होता है भैया? वेबर होता है। अगर बेटा घनत्व की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मतलब है नीचे वेबर प्रति मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर होगा, घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, लेंज का नियम। बेटा लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होता है कि वह जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे बेटा ये कुंडली है और ये धारा मापी यहां लगा दी, और ये चुंबक है, एन सिरा है, एस सिरा। तो एन सिरा अगर कुंडली के पास में ले आओगे तो ये उसके आने का विरोध करेगा। बेटा इसमें करंट जो फ्लो होगा वो एन की भांति फ्लो होगा। करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे एन की भांति फ्लो होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा चुंबक के सापेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के सापेक्षिक गति का विरोध करता। चुंबक के सापेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे बेटा इस तरीके से ये कुंडली है, तो इसमें क्या है? चुंबक अगर एन सिरा बेटा यहाँ इधर ले जाओगे तो ये जाने का भी विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे करंट इसमें यस की भांति फ्लो होगा। ऐसे करंट हमेशा कुछ ना तो कोई कुछ करेगा, अगर आप कर रहे हो तो उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक, ये होता है लेंज का नियम होता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? ध्यान देना, ये है एक कुंडली, ऐसा नहीं कुंडली ऐसा बना, दो कुंडलियों को आप पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान को बढ़ाएंगे या हटाएंगे, किसी एक कुंडली में धारा के मान को बढ़ाएंगे या हटाएंगे, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी को हम कहते हैं क्या? ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ये एम से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण का मात्रक क्या बेटा होता है? हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी इसका क्या है? मात्रक। ओके, चलते हैं, और भी मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे एक ई बराबर होता है -L di/dt, तो यहां से आप निकाल लो L बराबर होगा E/di/dt। यहां से भी बेटा मात्रक निकल सकता। ऐसे स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक भी निकल। आगे बढ़े। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? सबसे अधिक
आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होता है? सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंगे का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो रेडियो का सबसे ज्यादा और इसका क्या सबसे कम होता है। ठीक है, चलते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़े। इस सवाल पूरा नहीं है, ये लिखा गया 1/√μ0 ε0 का मान निकालना है बेटा। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, मान भी पूछा जाता है। ये 1/√μ0 ε0 का मान बेटा, ये सी का मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बेटा क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर इसका बीमा की बात करें 1/√μ0 की बीमा, तो ये बीमा क्या होगा? टी की बीमा के बराबर हो। टी की बीमा बेटा क्या होता है? वेग की। वेग का बीमा क्या होता है? LT-1। मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर, ठीक है। ऐसे इसको पावर 1/2 भी -1/2 कर दिया जाए तब भी वही चीजें होंगी, इस बात को भी समझिएगा। ठीक, आगे बढ़ते। पूर्ण विक्षेप धारा ये होता है बेटा IG। क्या होता है? IG होता है। IG का मतलब होता है कि पूरे स्केल में, पूरे स्केल को घूमने के लिए आवश्यक धारा का मान पूर्ण विक्षेप धारा कहलाता है। पूरा स्केल घूमने के लिए जितना आवश्यक धारा की जरूरत होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विक्षेप धारा। ठीक, तो किससे डिनोट करते हैं? IG से डिनोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन, ये अभी सेकंड पार्ट का हम नहीं लेंगे, फर्स्ट पार्ट का लेंगे। ये भी बेटा सेकंड पार्ट का आ गया है। नेक्स्ट चलिए, पीएन जंक्शन डायोड, ये भी सेकंड पार्ट का है। पी टाइप सेमीकंडक्टर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, यदि दो आवेशित करने के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का प्रभाव क्या? 2024 में बेटा ये आया था। ठीक है, तो अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दो, जैसे मान लो आपके पास ये है और दो आवेश हैं, तो आवेश का मतलब बेटा यहाँ Q1 है, Q है, बीच की दूरी ये बेटा R। तो यहां पर आपको करना क्या है? आपको ये करना है, F1 की वैल्यू आ जाएगा क्या? आपको दूरी से मतलब है तो इसको इस तरीके से लगा दो, F1 इक्वल टू F1 समानुपाते 1/R से मतलब है। यहाँ पर ये चीजें लगाना है, दूरी 2 गुनी कर दिया जा रहा है तो F1 समानुपाते 1/R²। इसी चीज को आप F1/F2 लिखना बराबर 1/, ये उल्टा, उल्टा का मतलब ये R2/R1 लिख। R2 का मान 2 गुना किया गया बेटा, आधा किया गया, मतलब R/2/R होल स्क्वायर होगा। बेटा ये R क्या होगा? कैंसिल। बेटा यहाँ पे आएगा 1, 2 का वर्ग 4। F2 की वैल्यू बेटा क्या? 4F1। बल कितना बेटा हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, पहले जो बल लग रहा था उसका क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा बल। ओके, 4 गुना बल। अगर बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। ओके, जितना दूरी ज्यादा रहेगा बल का मान उतना कम होगा, दूरी कम रहेगा तो बल का मान उतना ज्यादा रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। वैद्युत आवेश, सेम सवाल आ गया है, से आप वही क्वेश्चन है इसका। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम,
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, बंद पृष्ठ से होकर बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फार्मूला आप लिखोगे बेटा फाई ई इक्वल टू 2/ε0। फिगर आप बनाओगे, ये बंद पृष्ठ है, किसी भी आकार का है, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश स्थित, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा बेटा, इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होगा। डॉट ds इक्वल टू Q/ε। गॉस की प्रमेय क्या आया? इसलिए गॉस की प्रमेय आया कि कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हल करने में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में बड़ी कठिनाई हुआ करता था। इसलिए गॉस की प्रमेय की सहायता से हम आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, इसका डेरिवेशन भी करके जाइएगा। निश्चित से निश्चित आएगा आपके एग्जाम में, और वो भी 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में ही आ सकता है। ये पूरी तरह से गारंटी है, ये आना है फिक्स। ठीक, चलिए रेखीय आवेश घनत्व। बेटा रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? बेटा रेखीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित, आवेश घन लैम्डा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? रेखीय आवेश एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका अगर मात्रक बेटा पूछा जाए तो कूलाम हो जाएगा, आवेश का बटे क्या, लंबाई का मीटर। उदाहरण क्या होगा बेटा? एक तार होगा, तार ऐसे पॉजिटिव आवेश दिया, ये क्या है? इसका रेखीय आवेश घनत्व निकाला जा सकता है। उसके 1 मीटर की लंबाई में आवेश की जितना मात्रा होता है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला
बल निकालना है। बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूं। ये आया क्या, ये है वैद्युत द्विध्रुव, इसकी लंबाई बेटा 2L है। एक पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज था। ये इस पर बल लगा रहा था F1 Q इंटू ई, और इस पर ये बल लगा रहा है ये F2 बराबर Q इंटू। बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं बेटा, ठीक। तो ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, इसे बेटा गोल गोल घुमा दे। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे पी क्या है, पी को क्या कहते हैं, पी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण। और बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्या होता है, क्यू गुणे 2L। बेटा इसका भी कभी कभी मात्रक पूछ लेते, क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे ई क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की, ठीक। थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है, पी तथा ई के बीच का कोण। पी तथा ई के बीच का, क्या बात समझ में आया। टाउ क्या है, बल आघूर्ण, इसे गोल गोल घुमाता है। ऐसे गोल गोल घुमाता है, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो प्लस पर वैद्युत बल की दिशा में बल लगेगा, उधर विपरीत दिशा में दो बल समान दिशा में विपरीत अगर लग रहे हैं तो एक बल युग्म का निर्माण कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये बल लगना चालू हो जाएगा, और ये द्विध्रुव क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है, तो एक कूलाम का आवेश, एक फार्मूला मैंने पढ़ा, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण हमने फार्मूला पढ़ा, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE। ये है आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो Q बराबर प्लस माइनस NE। तो N बराबर बेटा Q बटे क्या होगा, E। बेटा Q का मान 1 है, 1 कूलम। E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस। बेटा इसी को हल करो, ऊपर ले जाओ, इसको 100 बना लो, बटे 16 बना लो, 10 की घात कितनी, बेटा ये 6.25 गुणे 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकाल दो या इतने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में डाल दो, तो ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की बात अगर हम करें, हाँ, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा, ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूं बेटा, ये क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बेटा ये समांतर प्लेट संधारित्र ये है, इनके बीच की दूरी d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है के ए एप्सिलॉन 0 पान डी। एप्सिलॉन 0 अपन क्या, ठीक। और अगला सवाल क्या है, ये धारिता का फार्मूला है, इसे पूरी तरह से याद रखना। ये प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल ए है। बीच की दूरी बेटा क्या है, ए है। बीच की दूरी क्या है, डी है। ये क्या है, परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 को अब जानिए। क्लियर, आगे बढ़ी। किसी समांतर प्लेट में परावैद्युत पदार्थ बेटा अगर रख दोगे, ये देखो C समानुपातिक के है। अगर परावैद्युत पदार्थ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगी। किसी दो समांतर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देने से संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि C समानुपातिक के और K अगर समानुपाती है तो धारिता क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में धारा घनत्व का सूत्र। धारा घनत्व नहीं है, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा कितना होता है उसमें, Q बराबर होता है 1/2 CB। बेटा ये C क्या होता है, C धारिता होता है, संधारित्र की धारिता। V क्या होता है, विभवांतर होता है। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभवांतर बढ़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी आदमी को जितना ज्यादा खाना खिलाते रहें उसके पेट में उतना ज्यादा वृद्धि होती जाएगी। यही है, किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देते रहें तो उसके विभवांतर में, उसके विभव में उतना ज्यादा वृद्धि होती जाएगी है। इसका मतलब जो होता है बेटा, Q समानुपाती V होता है, तो Q बराबर C होता है, C बराबर Q बाई V होता है। ठीक, इनका अनुपात नियत होता है। किसी वस्तु को जितना आवेश दिए हो, विभव अनुपात जब निकालोगे हमेशा हमेशा ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज को हमें घनत्व की अगर बेटा बात होती है तो नीचे क्या आता है, आयतन आता है। तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u होगा कैपिटल U बटे आयतन V। तो ये चीजें हो जाएगी क्या, 1/2 क्या CV² बटे V, मतलब आयतन। V क्या है बेटा, आयतन है। ये ध्यान, इस चीज को कैसे आप प्रूफ करोगे, प्रूफ करना भी बहुत आसान है। प्रूफ करा दिया जाए, बहुत ही आसान है। नया फार्मूला आपको बताएंगे अभी आगे, ये क्वेश्चन का प्रूफ भी हम दिखाएंगे। ओके, चलिए। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये बेटा अचालक होता है। क्या होता है, अचालक। अचालक का मतलब जो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक इसमें बंधे होते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाते हैं, उनको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव को दर्शाते हैं लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये अचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा चैप्टर से है। आवेशित कण के अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या है? पहले बेटा आप जान पाओ कि अनुगमन वेग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जैसे जैसे कोई भी चालक है बेटा, अगर चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक क्या करते हैं? गति करते हैं। जब किसी भी चालक को बाह्य स्रोत से ना जोड़ा जाए, किसी भी चालक को बैटरी से ना जोड़ा जाए, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं और उनका औसत वेग शून्य होता है। उसको उसमें कोई धारा का प्रवाह है। जब इस चालक को जब इस चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है जब इस चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशीय गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके औसत वेग को हम क्या कहते हैं? इनके औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग ही विद्युत धारा के प्रवाह में सबसे ज्यादा रोल अदा करता। फिर से अनुगमन वेग की परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है। पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। करना क्या है? ऐसे बताना है, जब हम किसी भी चालक को बाह्य स्रोत अर्थात बैटरी से नहीं जोड़े होते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं और उनका औसत वेग शून्य होता है और कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब उनको हम बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग को बेटा वीडी से प्रदर्शित करते हैं। वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग और धारा में बेटा क्या संबंध है? अनुगमन वेग और धारा I बराबर NE/AVD। यहां से बेटा सवाल भी आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर धारा घनत्व में पूछा जाए तो ये क्या करना है? धारा घनत्व में यदि पूछा जाए तो धारा घनत्व क्या होता है? जे बराबर होता है I/A होता है। क्या होता है? I/A होता है। तो यहाँ पे जे बराबर हो जाएगा NE/PD। ठीक, हमने फार्मूला बता दिया। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी संबंध, और दूसरा धारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है क्या है? I बराबर NE/VD। क्या है? NE। इतना बात सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दिया जाए नए प्रतिरोध का तार। क्वेश्चन सेम है, 2 बार रिपीट हो गया बेटा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। नया प्रतिरोध
बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। और मैं इसको डिटेल में भी बताया हूं, एन का मतलब 2 गुना, 2 का वर्ग कर लो और पुराना प्रतिरोध आर समझ लो, 4 आर हो जाए। प्रतिरोध कितना होगा बेटा, 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गतिशीलता। बेटा गतिशीलता क्या होता है, गतिशीलता आसान है। गतिशीलता की परिभाषा ये होता है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, वैद्युत गतिशीलता कहते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता। तो ये गतिशीलता बराबर बेटा क्या होगा, गतिशीलता म्यू बराबर होता है वी डी बाई डी, डी बाई ई। यही ई समानुपाते होता है वी डी। जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे, जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओ, उतना अनुगमन वेग क्या होगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर बेटा निकालना है का मात्रक। मात्रक कैसे निकालोगे, अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, वेग है मीटर पर सेकंड बटे क्या, ई का क्या होता है, मात्रक न्यूटन बटे कूलाम हो। और क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, हल करेंगे, या तो इसको मीटर पर सेकंड, इसको आप लिख लीजिएगा वोल्ट प्रति मीटर। चला मीटर का स्क्वायर सेकंड बटे वोल्ट, जो भी मन करे, जो भी मात्रा की करना है वो कर लीजिएगा। इसका बीमा भी बेटा बहुत पूछा जाता है, परिभाषा बताया, बीमा बताया, और क्या इसमें है, और आप खुद से पढ़ो, कुछ है नहीं, जो बताना था मैंने पूरी तरह से बता दिया। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना बढ़ाओगे उसका अनुगमन वेग उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल, ये भी बेटा रिपीट हो गया है, ठीक, रिपीट हो गया है। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा का फार्मूला, बल लगेगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये बल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किसी चल कुंडली धारा मापी का अमीटर में और वोल्टमीटर में रूपांतरित कैसे किया जाता है। धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। धारा मापी को किसमें जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तब वो किस में बदल जाता है, चाहे आपको जरूरत है वोल्टमीटर में बदलने का तब भी धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और आपको जरूरत है अमीटर में तब भी धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर अमीटर में बदल रहे हो तो उसके समांतर क्रम में सेंटिंग क्या लगाओगे, अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का मान जोड़ोगे, इसकी वजह से वो क्या होगा, बदल जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के संबंध में आपको संबंध क्या है, आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट।
अगर वोल्टेज की बात करें, वी आर एम एस बराबर आई वी नॉट अपान मीन वैल्यू का स्क्वायर का रूट जो होता है, ये आई आर एम एस बोला। मीन वैल्यू का स्क्वायर का रूट क्या बोला जाता है? वी आई आर। ठीक, आगे एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है? बेटा शक्ति गुणांक जो होता है ये कॉस फाई होता है, ये आर अपान जेड। आर का मतलब ये बेटा प्रतिरोध होता है, जेड का मतलब एलसीआर परिपथ है, तो एलसीआर परिपथ का मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इस चीज को और भी आप हल कर सकते हैं, तो ये इसका क्या निकल गया? शक्ति गुणांक निकल। ओके, अब पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, लंबा वीडियो हो रहा है, उसको भी ध्यान में देना है। अनुनाद की स्थिति, अनुनाद है बेटा, अनुवाद नहीं है, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा? जो बेटा एलसीआर परिपथ में होगा, तो ये प्रतिबाधा जेड होता है, ये प्रतिरोध आर के बराबर होता है। ये अनुनाद की कंडीशन होती है। अनुनाद की कंडीशन में प्रतिबाधा और प्रतिरोध के क्या होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण निकालना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ये प्रकाश की चाल से चलती। किससे चलती हैं बेटा? प्रकाश की चाल से चलती हैं। और ये कैसा अनुप्रस्थ नेचर रखती हैं। और ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तीनों विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होती है बेटा? लंबवत चलती। ठीक, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत चलती है। इनकी चाल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अंडर रूट में इस सी के बराबर हो। ठीक, तो पूछा है, आप बता दीजिएगा। चाल प्रकाश की चाल से चलती और कैसा नेचर रखती हैं? अनुप्रस्थ नेचर। ठीक है, आगे बढ़े। एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली यक्ष किरण की आवृत्ति निकालना। बेटा एक एंगस्ट्रॉम दिया है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब लेमडा बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर। एक्स रे है, आवृत्ति निकालना है। v बराबर होता है n लेमडा, तो n बराबर v का मतलब c, v का मतलब c बटे लेमडा 3 × 10⁸ बटे लेमडा 10⁻⁻10 पर ले चलो 3 × 10⁸ हर्ट्ज आ जाए। निकल गया क्या? आवृत्ति बेटा। क्या निकला? आवृत्ति निकला। आगे रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों, सूक्ष्म तरंगों में उनका तरंग दैर्ध्य का बेटा बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको याद रखेंगे मामा मामा के एक्स यूबी से। ठीक, मामा के एक्स यूबी से क्या हमने कार सीखी? मामा के एक्स यूबी से हमने कार सीखी। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, तो ये आप क्या करेंगे? इसको क्रम आपको याद रहेगा। मामा का मतलब गामा। ठीक, एक्स यूब का मतलब एक्स रे और वी रे, इस तरीके से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे और वीडियो में देख लेंगे, इसका मैं वीडियो बनाया हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देना है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, मात्रक भी बता दिया और बीमा भी बेटा बता दिया हूं। ठीक है, पहले ही वीडियो में, अभी ही आज के ही वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक, रिपीट हो गया क्वेश्चन। कूलाम का नियम ये पढ़ लीजिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे क्या R² होता है। ये कैसे आप हल करेंगे?
इस चीज को दो आवेश, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समानुपात का चिन्ह हटाओगे, एक कांस्टेंट जोड़ोगे, इसका नाम के होगा। के को समानुपाती नेतांक कहते हैं, के को हम कूलाम नेतांक कहते हैं। के निम्न बातों पर निर्भर करता है, के निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला इसका है मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। और दूसरा के माध्यम पर निर्भर। माध्यम पर जब निर्भर करता है तो निर्वात के लिए क्या होता है? निर्वात के लिए फार्मूले में आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1Q2/R²। अगर बेटा कोई अन्य माध्यम हो, वहां पे आ जाएगा क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1Q। बेटा यहाँ पे के क्या है? परावैद्युतांक। के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। अगर धातु है के बराबर इनफाइनाइट, जल है बेटा तो 81 शुद्ध जल। नॉर्मल जल के लिए 80। ये धातु के लिए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? कूलाम का नियम क्या होता है, ये चीजें मैंने बहुत शार्ट में बहुत तरीके से आपको बता दी। ठीक, आप पढ़ाई करिए, जो नोट्स आप बनाए हैं उस नोट्स को पढ़िए। वहां पे आपको कूलाम का नियम आपके सर जरूर लिखाए होंगे और अच्छा लिखाए होंगे और अच्छा पढ़ाए हुए होंगे, तो इस बात को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये इसका डेरिवेशन है जो मैंने आपको बताया। ये डेरिवेशन भी पढ़ लेंगे। टाउ बराबर पी साइन थीटा का बेटा डेरिवेशन है, और ये मैं वीडियो में कराया हूं। ठीक, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। मेरा आज यही उद्देश्य है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पढ़ के एग्जाम में जाना है, ये उद्देश्य। ठीक है, तो इस चीज का डेरिवेशन आप बिल्कुल कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स में न समझ में आए बेटा, तो आप करिएगा क्या, मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, कंपैक्ट स्टडी पॉइंट में, वहां पर इसका डेरिवेशन आपको कराया गया है, वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो कम समय में मैं सोच रहा हूं आपको पूरी थ्योरी कम से कम आज हो जाए, लंबा वीडियो हो रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 60 में मार दे रहा हूं, देख लीजिएगा क्या करना है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। निरक्ष का मतलब ये पॉइंट है, यहां से बेटा आर दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये पॉइंट ओ है, ये दूरी एल है बेटा, ये दूरी भी एल है। यहाँ से यहाँ तक आप मिला दीजिएगा। एक बार इस आवेश के कारण पी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकाल लीजिएगा, एक बार उस आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल कर बेटा दोनों को आपको जोड़ देना। ठीक, पहला हम विभव निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्यू बटे क्या बेटा, ये वाली दूरी कितना होगा, रूट R² प्लस L²। यहाँ पर आर ही होता है, तो √R² प्लस L²। फिर आप इसके कारण विभव निकालोगे बेटा, ये माइनस में ही आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे क्या, √R² प्लस L² बेटा ये माइनस में आएगा।
नेगेटिव चार्ज के कारण विभव नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव पॉजिटिव मिलता है। तो करना क्या है आपको, करना ये है विभव v बराबर v1 प्लस v, दोनों को जोड़ देना है, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या यहाँ बच्चा क्यू भी कॉमन ले तो 1/√r² प्लस l² और यहाँ पे 1/√r² प्लस l², दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। फिर इसका क्या कर लेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, निश्चित आपको आ जाएगा। ठीक, का डेरिवेशन वैसे तो ये कट जाएगा, ये तो नेगेटिव है बेटा, कट जाएगा, यहाँ पे विभव क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, के कारण नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस ये बेटा हो जाएगा तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, विभव कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़, इस चीज को आपको प्रूव करना है बेटा। 1/(CB²) लिखा, 1/2 CB², ये धारिता है, संधारित्र के बीच में एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, इसको हम दूसरे तरीके से आज आपको बता रहे हैं। ये ग्राफ बना, ग्राफ में आवेश ये क्यू होगा ऊपर, जैसे जैसे ये विभव, विभव ये है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे विभव वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये चीजें, इसका एक ग्राफ इसका जो मिलेगा सरल रेखा मिलेगा, ये क्या मिला, क्यू। तो अब क्या करना है, जो ऊर्जा होगा, जो कार्य होगा बेटा, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इसके द्वारा ओ ए बी के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ऊर्जा जो होगा संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा Q बराबर क्या होगा, त्रिभुज द्वारा द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो त्रिभुज द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज में आधार गुणे ऊंचाई तो 1/2, आधार क्या है इसमें, आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, क्यू है। यहाँ पर बेटा किस वैल्यू रखोगे, v बराबर बराबर सी बी रख लो, बराबर क्या होता है, p होता है ना, तो ये आ जाएगा u बराबर 1/2 CB, v को विभवांतर कहेंगे। बस बहुत आसान डेरिवेशन आपके सामने मैंने रखा, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान डेरिवेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के 2 नियम थे, एक न्यूमैन का नियम है, दूसरा लेंज का नियम है। दोनों चीजें आप बेटा पढ़ लीजिएगा, नोट से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने बता दिया। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन और स्वप्रेरण गुणांक दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको पढ़ के ही जाना है। सारे बच्चे नोट से पढ़िएगा और अपने विद्या क्वेश्चन से पढ़िएगा, और आपको निश्चित ये क्वेश्चन मिलेगा। ओके, और एक क्वेश्चन और आपको पढ़ के जाना है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ओके, चलते हैं, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, इसे नहीं लेंगे हम। एम्पियर का परिपथीय नियम आपको पढ़ के जाना है बेटा। चुंबकीय तरंग का टॉपिक बहुत आसान है, एक टॉपिक है, इसे अच्छे से आपको पढ़ के ही जाना है। इसका वीडियो भी बेटा हमने दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत बेहतर है, इसको हल कर लीजिएगा। स्वप्रेरण गुणांक वही हमने बता दिया, उसका बीमा मात्रक निकाल लेंगे। कैसे, एल बराबर क्या होगा, E/dI/dt, ई का मतलब विद्युत वाहक बल है,
बल नहीं है, वोल्ट है, विभवांतर है, बटे एम्पियर है ये, बटे क्या का मतलब पर लेके चले जाना। और क्या मात्रक इसका होगा? हेनरी भी होता है। क्या होता है इसका मात्रक? हेनरी भी होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देना है, मात्रक। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल का पार्ट मैं बेटा अलग कर रहा हूं, ठीक। थ्योरी इतना आपको पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल का मैं एक अलग वीडियो दूंगा और न्यूमेरिकल का पार्ट सिर्फ रहेगा इसके बाद। तो मैं आप लोगों को आज थ्योरी का पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको हमने बताया, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। आशा है, विश्वास है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। धन्यवाद। मैं अपनी क्लास को थैंक यू, आप लोग मेरे क्लास को लिए इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।